ओके, तो सेक्शन 1 में पहला चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यहाँ से वैसे तो सोशल रिफॉर्म्स आता है, लेकिन वो तो अलग चैप्टर वाला से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, बाकी जो पीछे की हिस्ट्री है वो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मतलब वही बाबर जो आया था और बाकी अकबर वगैरह की, और औरंगजेब तक पढ़ लिया था पहले। अब ओ लेवल्स में औरंगजेब के बाद का स्टार्ट है, डिक्लाइन से स्टार्ट है। मुगल के बारे में इतना नहीं पढ़ना था। अच्छा, मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था इसलिए ही जो है ब्रिटिश आ गए थे और कैप्चर कर सके थे, और इंडिया से जो है इनकी लीडरशिप खत्म हो गई थी। अच्छा, रीजंस जो थे डिक्लाइन के वो बहुत से थे। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे है, मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ था काफ़ी ज़्यादा रीजंस के लिए, और उनमें से ब्रिटिश की एक्सपेंशन थी ऑब्वियसली। ब्रिटिश जो है वो इंडिया इसलिए आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस वगैरह के चक्कर में आए थे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इंडिया में उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे थे, इसी वजह से जो उन्होंने मशीन वगैरह बनाई थी वो बेचना में आसान थी ज़्यादा। और कॉटन की जो सारी बनाई थी रेवोल्यूशन में, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। उसके बाद ये हल्के हल्के गवर्नमेंट में घुसना शुरू हो गया। ये पहले शुरू में तो एडवाइजर्स बने, लेकिन एंड में आके ही इनके हाथ में पूरी रूलर्स आ गए थे, बन गए थे, और इनके एंड में इन्हीं के हाथ में लीडरशिप थी। इन्होंने जब अपना एम्पायर एक्सपेंड करना शुरू किया अपनी स्ट्रेंथ से, और ज़ाहिर है इनके पास वेपन्स वगैरह थे, स्ट्रेंथ तो थी इनके पास, और इनके रिफॉर्म्स, ये ज़्यादातर समझते थे कि माइंड का गेम है सारा, और ये इसी तरह के रिफॉर्म्स ला के जो अपना एक्सपेंड करते थे, सिर्फ स्ट्रेंथ यूज़ करके नहीं, जो कि इंडियंस स्ट्रेंथ ही यूज़ करते थे मेनली। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी ब्रिटेन में, उसकी वजह से उन्होंने मशीनरी बनाई थी, वेपन्स बनाई थी, और इन्हीं वेपन्स की वजह से उन्होंने मुगल्स को हराया था, और जो भी बाकी फॉरेनर्स इंडिया कन्वर्ट करना चाह रहे थे उनको भी, जैसे मराठा जो है, इनकी आर्मी भी काफ़ी वेल ट्रेंड थी, और नेवी भी इन्हीं की सबसे अच्छी थी। और वही रिफॉर्म्स लाए, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो लाए थे, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये लोग कैप्चर करना शुरू हो गए थे एरियाज। इनकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, बहुत एक्सपीरियंस है इन लोग को लड़ने का। एजुकेशन भी इनकी बहुत अच्छी थी, लिटरेसी थी, तो इसकी वजह से ये डिसिप्लिन भी थे, ऑर्गेनाइज भी थे, और ये हर काम प्लानिंग के साथ करते थे। और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी काफ़ी एफिशिएंट था, जिसमें गवर्नर जनरल्स, कमांडर इन चीफ ऑफ वाइसरॉय होते थे, और प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से ये एक्सपैंड करते गए अपना कंट्रोल, और उसमें सक्सेसफुल रहा, लूज़ नहीं कर पाए। मुगल्स के और डिक्लाइन होने के रीजंस इसके अलावा भी थे, ये तो ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गई। और रीजंस ये थे कि मुगल्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेजन होती रहती थी। इंटरनली जो मराठास थे उनसे 25 साल से मुगल्स लड़ रहे थे औरंगजेब के अंडर। इसकी वजह से इकोनॉमी भी बर्डन आता था, क्योंकि बहुत पैसे जाते हैं वॉर के अंदर। और सिख भी जो है कैप्चर कर रहे थे पंजाब के एरियाज़ को। और एक्सटर्नली जो बाहर की कंट्री से आ रहे थे लोग, नादिर अली पर्शिया का था, उसने अटैक कर दिया था और पीकॉक थ्रोन ले गया था। पीकॉक थ्रोन एक एम्परर नहीं बनवाया था मुगल के, मुझे याद नहीं आ रहा। और अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया था, जो कि अफगानिस्तान का लीडर था। औरंगज़ेब का मसला एक और था, इसके रिफॉर्म्स। औरंगज़ेब के रिफॉर्म्स जो है एक बहुत बड़ा रीज़न था मुगल के डिक्लाइन का। ये रिलीजियस मैटर्स होते थे नॉन मुस्लिम्स का, उसमें भी गुस्सा था। औरंगज़ेब ने जिज़िया टैक्स रीइंपोज़ कर दिया, दोबारा लगा दिया था। जिज़िया टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं लीडर को, जो कि अकबर ने रोक दिया था अपने टाइम पे, तो औरंगज़ेब ने दोबारा लगा दिया। मुगल्स जो है फोर्सिबली कन्वर्ट करते थे नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में, और जो है उन्हें ऊंची पोस्ट से हटाते थे। और सिंगिंग भी बैन कर दी, डांसिंग, वाइन कल्चर्स, इस तरह की चीज़ें, गैम्बलिंग वगैरह सब बैन कर दी। इस्लामिक कैलेंडर पे कर दिया था, जिसकी वजह से जो नॉन मुस्लिम्स थे वो परेशान थे मुगल रूल से, और मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स ही थे इंडिया में। तो औरंगज़ेब को सोच के करना चाहिए था। उस टाइम पे कोई सक्सेशन का लॉ भी नहीं था, ये एक और रीज़न है। उसके जो सक्सेसर थे काफ़ी वीक, लेज़ी थे, तो वो रिफॉर्म्स को जो है सँभाल नहीं पाए, और वीक हो रहा था एम्पायर। अच्छा, उस टाइम पे कोई सक्सेशन का लॉ नहीं था, जब भी कोई रूलर मरता था तो उसके सक्सेसर लड़ना शुरू हो जाते थे पावर के लिए, और जो जीतता था वॉर में वो बन जाता था एम्पायर। शाहजहाँ जब बीमार हुआ था ऐसे ही, तो उसके सक्सेसर जिसमें औरंगज़ेब भी था, इन्होंने भी लड़ना शुरू हो गए थे ये भी, और औरंगज़ेब जीत गया था। तो औरंगज़ेब फ्यूचर में इस तरह की लड़ाई अवॉइड करने के लिए उसने अपने बेटों में एम्पायर को डिवाइड कर दिया था, ताकि कभी भी लड़ाई ना और वीक ना हो एम्पायर। लेकिन उसके बेटों ने भी वही काम किया, वो भी लड़ना शुरू हो गए और पावर के लिए। ब्रिटिश ने इसका एडवांटेज ले लिया, और बाकी फॉरेनर्स ने। एक और रीज़न ये था, मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था,
ये लोग कैप्चर करे जा रहे थे एरियाज़ और उन्हें सँभाल नहीं पा रहे थे। उस वक़्त कोई कम्युनिकेशन इतनी अच्छी थी नहीं। एक मैसेज दूर तक लेके जाने में बहुत टाइम लगता था। मिनिस्टर्स भी बहुत करप्ट थे, तो उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे थे। मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था और डिफ़िकल्ट था प्रोटेक्ट करने के लिए। सैलरीज़ जो थी सोल्जर्स की, वेपन्स की कॉस्ट, ये सारों ने इकोनॉमी पे बहुत बर्डन डाल दिया। अच्छा, जब ब्रिटिश इतनी आराम से घुस गए तो उसके बाद इंडियंस ने कुछ तो किया होगा। तो इंडियन की रेजिस्टेंस भी थी, इंडियंस की। इंडियंस ने किस तरह से रेजिस्ट किया वो भी पढ़ते हैं। सक्सेसफुल तो नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि एंड में ब्रिटिश का ही रूल आ गया था, लेकिन कोशिश करी थी बहुत। अब इसमें क्या-क्या था, ब्रिटिश जब एक्सपैंड कर रहे थे अपना एम्पायर 750s में, तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया था, बहुत इंडियंस ने इसको रोकने के लिए। टीपू सुल्तान जो था, मैसूर का ये सुल्तान था, ये ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसने एक आर्मी रेज़ करी थी और ब्रिटिश की वेपन्स मैच करते हुए, मतलब जितने ब्रिटिश के पास वेपन्स होते थे उस हिसाब से, उसी तरह की वेपन्स यूज़ करी थी। उसके बाद 50 कैनन से 100,000 कैनन बॉल्स और 10 मस्केट्स। मस्केट्स एक तरह की राइफल टाइप गन होती थी पहले। और इसने ब्रिटिश को काफ़ी दफ़ा बैटल में हराया, लेकिन एंड में ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया था मैसूर को और इसे जो है मार दिया था 1799 में। एक और फ्रीडम फाइटर टीटू मीर, जो कि बंगाली था, उसने अपने आप को किंग कंसिडर कर लिया था अपने एरिया का, और जो उसने आर्मी रेस करी थी 15,000 की ब्रिटिश के अगेंस्ट। उसने एक बैम्बू फोर्ट बनाया था नारकलबरी एक जगह उधर, और ब्रिटिश फोर्सेस को हराया था, जो कि उसे तोड़ना ही थी बैम्बू फोर्ट को। इसकी वजह से ब्रिटिश ने और स्ट्रॉन्गर आर्मी भेज दी, और उसके फॉलोअर्स 5 दिन के बाद मर गए थे लड़ाई करते हुए। रंजीत सिंह एक और था, जो सिखों का लीडर था पंजाब में। उसने जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन को बस वो कर दिया था, स्लो हॉल्ट कर दिया था, रोक दिया था एक ट्रीटी साइन करके। तो ब्रिटिश जो है पंजाब को कैप्चर कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रीटी साइन करी हुई थी। लेकिन उसकी डेथ के बाद ब्रिटिश ने बैटल ऑफ आलीवाल में सिखों को हरा दिया और कैप्चर कर लिया पंजाब।